ये भाग्य की विडंबना ही थी कि जो खुशियाँ दीप्ति के हिस्से में आनी चाहिए थे, वे उसकी छोटी बहन सुनिधि के आंचल में चली गई थी। दीप्ति ने भी हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन ये समय का कैसा फेर था कि सुनिधि की वजह से खुशियाँ एक बार फिर उसे मिल रही थी। छोटी बहन सुनिधि की मृत्यु का समाचार पाते ही मैं व्यग्र हो उठी। मन सैकड़ों प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। खबर झूठी तो नहीं, भला बिना किसी बीमारी के पूरी तरह स्वस्थ सुनिधि की मृत्यु कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कई बार उलट पुलट कर पत्र के कागज को घूरती रही, उस पर छपे अक्षरों को पढ़ती रही। कहीं भी कुछ जाली नहीं था। मेरे तन मन में डर के कारण शीतलहर सी दौड़ती चली गई। पिछले महीने ही तो मैं लखनऊ जाकर सुनिधि, उसके पति नीरज व 4 महीने की प्यारी सी डॉल जैसी बेटी आरू से मिलकर आई थी। तब कहाँ सोचा था कुछ दिन बाद मुझे सुनिधि की मृत्यु के समाचार मिलेगी। उस समय सुनिधि मुझे देखकर खुशी से खिल उठी थी। अपनी बेटी आरू को छाती से चिपकाए वह न जाने कितने प्रकार की सुखद कल्पनाओं में डूबी रहती थी। उसके प्रसन्नता भरे संतुष्ट चेहरे से सुखी दाम्पत्य जीवन का आभास मिलता था। फिर अचानक ऐसा क्या हादसा हो गया? कौन सी आकस्मिक बीमारी ने सुनिधि को छीनकर उस हरी भरी बगिया को उजाड़ डाला? अपने कमरे में लगी सुनिधि की मुस्कुराती फोटो को देखकर मैं देर तक आंसू बहाती रही। रात में लखनऊ के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। रात भर रोती रही। सुबह छुट्टी का आवेदन पत्र हॉस्टल की एक सहेली को पकड़ाकर वह पहली गाड़ी पकड़कर मैं लखनऊ पहुंच गई। उसके घर पहुंची तो बाहर गेट पर जनसमूह फैला हुआ था। लोगों की भीड़ ने सफ़ेद चादर से ढकी सुनिधि के शव को घेर रखा था। भीड़ में खड़ी कई औरतें जो किसी महिला संस्था की सदस्यता प्रतीत होती थी, सुनिधि के ससुराल वालों के खिलाफ नारे लगा रही थी, गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। भीड़ के लोग भी ससुराल वालों के खिलाफ ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। मैं भीड़ को चीर कर अंदर पहुंची तो देखा अंदर माँ, पापा, भैया, भाभी सभी उपस्थित थे। सभी चीख चिल्लाकर सुनिधि के सास ससुर व पति नीरज पर दोषारोपण कर रहे थे कि उन्होंने सुनिधि को दहेज के लालच में आग में जलाकर मार डाला है। मुझे देखते ही शोक विभल माँ मुझसे लिपट कर रो पड़ी। पापा सुनिधि की लाश की ओर व नीरज की ओर इशारा करके गरज उठे, देख लिया इस राक्षस ने मेरी फूल सी बेटी को कितनी बेरहमी से जलाकर मारा है। क्या कमी थी मेरी बच्ची में? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने दहेज देने में? कलर टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल सभी कुछ तो दिया था। मनोज भैया भी गुस्से से बिफर उठे। ये लोग दहेज के लालची हैं। ये दहेज में कार चाहते थे। हम लोग देने में असमर्थ थे, इसीलिए इन लोगों ने मेरी बहन को जलाकर मार डाला ताकि दूसरी शादी करके लाखों का दहेज फिर से पा सके। पहली बार मैंने पापा व भैया के मुंह से नीरज व उसके माता पिता के लिए अशोभनीय शब्द सुने थे। कार के बारे में सुना था। कभी किसी ने नीरज को दहेज का लालची नहीं बतलाया था। सभी खुले दिल से उसके भले स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते थे। भीड़ में नीरज भी था, जो लोगों की जली कटी आरोप प्रत्यारोप, नफरत, आक्रोश बर्दाश्त करता हुआ आंसुओं में तरबतर निरीह चेहरा लिए माँ के सानिध्य को तरसती अपनी दूध मोही बच्ची आरू को चुप कराने संभालने में लगा हुआ था। उसके घबराए मम्मी पापा लोगों के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे थे कि उनको नीरज के अतिरिक्त अन्य कोई बेटा या बेटी नहीं है। वे खूब देखभाल कर अपनी पसंद की बहू घर में लाए थे। फिर वे अपनी प्यारी बहू को जलाकर क्यों मारेंगे? लेकिन उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह दबकर रह गई थी। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। सभी उन्हें दोषी ठहराने में लगे हुए थे। आक्रोश से उबलते पापा व भैया ने मेरे आने से पहले ही थाने में नीरज व उसके मम्मी पापा के खिलाफ दहेज कानून के अंतर्गत रिपोर्ट लिखवा दी थी। सुनिधि के शव का पोस्टमार्टम हो चुका था। मृत्यु का कारण
अत्यधिक जल जाना सिद्ध हो चुका था। पुलिस वालों ने गिरफ्तारी से पहले नीरज व उसके माँ बाप को सुनिधि की शव यात्रा में शामिल होने व शवदाह करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। लोग अर्थी उठाकर बाहर ले जाने लगे तो नीरज शोक विवल होकर सुनिधि की कोयला बन चुकी काया से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगा। लोग व्यंग कसने लगे कि पुलिस, कानून व जन आक्रोश से बचने के लिए ही नीरज यह सब ड्रामा कर रहा है। नहीं तो क्या दहेज के लोभियों के सीनों में भी दिल हुआ करता है। नीरज व उसके मम्मी पापा से किसी को रत्ती भर सहानुभूति नहीं थी। सुनिधि का अंतिम संस्कार हो चुकने के बाद जब पुलिस वाले उन तीनों को गिरफ्तार करके ले गए तभी लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। इतने बड़े घर में मैं, माँ, पापा, भैया, भाभी व नीरज के पुराने बूढ़े नौकर सेवालाल के अलावा और कोई बाकी नहीं रहा। सुनिधि के ससुराल के दूर के रिश्तेदार भी पुलिस के पचड़े में पड़ने के डर से घबराकर अपने अपने घर चले गए। माँ पापा अपनी लाडली दुलारी बेटी सुनिधि की असामयिक मृत्यु से कुछ इस प्रकार बौखलाए हुए थे कि नीरज व उसके मम्मी पापा की गिरफ्तारी से भी उनके मन को शांति नहीं मिल पाई थी। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सभी बैठकों में सोफों पर बैठकर परस्पर विचार विनिमय करने लगे कि नीरज व उसके माँ बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा किस प्रकार दिलवाई जाए। सभी नीरज को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखने को उतावले थे। मैं सुनिधि की दूध मुही बिटिया आरू को छाती से चिपकाए ना मालूम कहाँ किस विचार में खोई हुई थी कि भैया के स्वर ने मुझे चौंका दिया। दीप्ति, तुम्हारे पास भी तो सुनिधि के पत्र आते होंगे। अपने ससुराल में मिल रहे अत्याचारों के बारे में उसने जरूर लिखा होगा। अत्याचार? कैसा अत्याचार? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा। वह यहाँ हर तरह से खुश थी। सभी प्रकार के ऐशो आराम उपलब्ध थे उसे। फिर नीरज तो उसे हथेली पर रखता था। अत्याचार कौन करता? मेरी बात बीच में ही काटकर नीरज का बूढ़ा नौकर सेवालाल बोल उठा। हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं कि सुनिधि बहुरानी इस घर में पूरी तरह से सुखी थी। पूरे घर में उन्हीं का हुक्म चलता था। घर में उनके अलावा रहता ही कौन था। नीरज सुबह 10 बजे तक उल्टा सीधा नाश्ता करके अपनी फैक्ट्री पर चले जाते और मालिक मालकिन अपने शोरूम पर। चुप रहो, मनोज भैया ने सेवालाल को डांट दिया और मेरी तरफ गुस्से से आंखें तरेरी, जैसे मैंने सेवालाल के सामने हकीकत बयान करके बहुत बड़ा जुल्म कर डाला हो। तुम बाहर जाकर बैठो, हमारी बातों में दखल मत दो। तभी माँ ने सेवालाल को जाने का इशारा किया। वह उठकर बाहर निकल गया। मनोज भैया इस प्रकार मुझे समझाने लगे जैसे मैं बहुत छोटी नासमझ बच्ची हूँ। देखो दीप्ति, हमें इस समय अपना केस मजबूत करना है, तभी हम इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे। इनका क्या है, ये तो पुलिस को रुपया भरकर छूट जाएंगे, पर हमारी तो जग हंसाई हो जाएगी। लोग हमारे ऊपर ताने कसेंगे कि हम कायर थे, अपने घर की बेटी की मौत का बदला नहीं ले पाए। इन लोगों के दबदबे में डरकर चुप बैठ गए। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला ज़रूर लूँगी, माँ छाती ठोककर कठोरता से कह उठी। मैं भरी कचहरी में जज के सामने खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला कर कहूँगी कि मेरी बेटी रो रो कर मुझे फ़ोन करती थी। उसके ससुराल वाले उस पर सैकड़ों प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। उसे भूखा रखा जाता था, ढेर सारा काम कराया जाता था, मायके से दहेज लाने के लिए मजबूर किया जाता था। मनोज भैया ने माँ की बात बीच में ही काट दी। माँ, तुम जोश में होश खो रही हो। ऐसी उल्टी सीधी बातें करने से तो हमारा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। भूखा रखने और ढेर सारा काम कराने की बात जम नहीं पाएगी। उनका वकील हमारे इस मुद्दे को तिनके की भांति तोड़कर रख देगा। सभी जानते हैं इस घर में खाने की कमी नहीं है। किचन की अलमारियां, फ्रिज वगैरह खाने के पदार्थों से ठसाठस भरे रहते हैं। दुबली पतली सुनिधि शादी के 7 महीने बाद ही फूलकर काफ़ी मोटी हो चुकी थी। रही बात घर का काम करने की, सो भोजन बनाने वाली मेड
बच्ची को खिलाने वाली आया और घर की पहरेदारी करने वाला बूढ़ा नौकर सेवालाल और झाड़ू पोछा लगाने व बाजार से सामान लाने वाला पहाड़ी छोकरा क्या घास छीलने के लिए घर में रह रहे थे? माँ सिर पिटा कर चुप बैठ गई। सुषमा भाभी ने अपना सुझाव पेश किया। मैं लोगों से कहूँगी कि सुनिधि दीदी अक्सर मेरे पास बैठकर अपने पति नीरज की कैरेक्टरलेस का दुखड़ा रोया करती थी। कहती थी नीरज के कई महिलाओं के साथ गलत संबंध थे, परंतु उन महिलाओं को लाओगी कहाँ से? वकील और जज तो पूरे सबूत मांगेंगे, महिलाओं को कोर्ट में पेश करने को कहेंगे, फिर तुम्हारा झूठ क्षण भर में ही शीशे के टुकड़ों की भांति टूटकर बिखर जाएगा। मनोज भैया ने कहा तो सुषमा भाभी का मुंह लटक गया। माँ और पापा ने हाथों पर सिर थाम लिए। फिर माँ के मुंह से कराह जैसा स्वर निकला। मेरी बेटी बड़ी भली थी, उसने कभी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की, किसी भी पत्र में कोई ऐसी वैसी बात नहीं लिखी। माँ चुप भी करो, दीवारों के भी कान होते हैं। भैया झुंझला उठे। इस वक्त हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो सुनिधि के सास ससुर या पति के पक्ष में हो। मुझे सुनिधि की नासमझी पर गुस्सा आ रहा है। 4 बर्तन होते हैं तो खटकता भी है। कौन विश्वास कर सकता है कि 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उसका अपने सास ससुर या पति से झगड़ा ना हुआ होगा? पर उसने पत्रों में वह सब लिखा क्यों नहीं? उसका लिखा हुआ पत्र हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत होता। फिर कानून के सभी पहलू हमारे पक्ष में होते। तब क्या मेरी बेटी के हत्यारे निर्दोष छूट जाएंगे? पापा के स्वर में निराशा झलक उठी। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं इन लोगों से गिन गिन कर बदला लूँगा। मेरा सबूत पक्का है। मैं पुलिस वालों से कह चुका हूँ कि नीरज ने हम लोगों से महंगी 4 पहिया की गाड़ी की मांग की थी। हम देने में असमर्थ थे, इसीलिए उसने क्रोध में आकर सुनिधि को जलाकर मार डाला। ठीक है, तुम जैसा सही समझो करना, हम सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। पापा बोले। उन्हें मनोज भैया के साहस व कर्मठता पर पूरा विश्वास था। तभी मेरी गोद में दुबकी आरू भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। उसके लिए दूध की ज़रूरत थी। मैं आरू को गोद में लिए लिए ही किचन की ओर बढ़ गई। वहाँ बूढ़े काका सेवालाल वही दीवार से चिपका कर कमरे की ओर कान लगाए खड़े थे। मुझे देखकर वह मेरी ओर लपक आए। बेटी, मैं सच कहता हूँ, बहू रानी की मौत के लिए कोई दोषी नहीं है। इस घर के लोग तो बिल्कुल देवता है। वह तो एक बुरा हादसा था। सुनिधि बहू रानी अपनी गलती से जल गई थी। वे आरू बेबी के लिए दूध गर्म कर रही थी। तभी मैं जानती हूँ काका, पर माँ पापा भैया भाभी को कैसे समझाऊं? सभी तो क्रोध से भरे बैठे हैं। लाओ बेबी को मुझे दे दो। तुम बहुत देर से लिए बैठी हो, थक गई होगी। नहीं, रहने दो, इसे गोद में लेना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आरू को लिए लिए ही दूध गर्म करने लगी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। देखा भाभी थी, जो शायद चाय बनाने के लिए किचन में आई थी। वह मेरी व सेवालाल के बीच हुई बातचीत सुन चुकी थी, इसीलिए झुंझलाकर सेवालाल को झिड़कने लगी। तुम अभी तक सोए नहीं? अपने कमरे में जाओ या बाहर बैठकर घर की पहरेदारी करो। हमारी बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? हम जो चाहे करें। भाभी के ऊंचे स्वर ने मुझे भी सहमा कर रख दिया। दूध को बोतल में डालकर मैं जल्दी से निकल आई। मुझे माँ पापा भैया भाभी किसी की बातों में रुचि नहीं थी, इसलिए मैं आरू को लेकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ गई। यह सुनिधि व नीरज का बेडरूम था। साफ सुथरा, कीमती सजावट से भरपूर, बढ़िया लकड़ी के बने हुए खूबसूरत नक्काशीदार पलंग के गुदगुदे गद्दों व रेशमी चादर पर लेटते ही मन का रोआ रोआ मीठी शहरन से भर उठा। सुनिधि की खूबसूरती बीच में ना आई होती तो शायद यह सब मेरा ही होता। सुनिधि से पहले नीरज मेरा ही तो होने वाला था। मन 2 वर्ष का फासला पार कर अतीत में जा पहुंचा, जब नीरज से मेरे रिश्ते की बात चली थी। नीरज के मम्मी पापा मुझे देखने मेरे घर आए हुए थे। मेरे घर वालों ने मुझे ब्यूटी पार्लर में सजवा कर हीरोइन सी बनाकर उनके सामने बैठा दिया था।
परंतु सौंदर्य प्रसाधनों की ढेर सारी लीपा पोती व बिजली की चकाचौंध भी मेरे सांवले रंग को नहीं छिपा पाई थी। दीप्ति नाम से कोई दूध जैसा गोरा तो नहीं हो जाता। पता नहीं क्या सोचकर मेरे घर वालों ने मेरा नाम दीप्ति रखा था। मेरा रंग मेरे नाम के बिल्कुल विपरीत था। नयन नक्श आकर्षक होने से क्या होता है। मेरे घर वालों को विश्वास था कि नीरज के माँ बाप मेरे उच्च शिक्षा, गुणों, मधुर व्यवहार, शहद जैसी मीठी व सुरीली आवाज़ से प्रभावित होकर मुझे अपने घर की बहू बना लेंगे। लेकिन उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। मुझे देखकर कड़वा सा मुंह बनाकर दोनों ने मेरे घर वालों को खूब लताड़ा। कहा, बेकार ही अपने घर बुलाकर तुम लोगों ने हमारा कीमती समय बर्बाद किया, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें अपने इकलौते बेटे के लिए गोरी चिट्टी लड़की और सुंदर लड़की चाहिए, कोयले जैसी काली कलुटी नहीं। अपमान का जहरीला घूंट जैसे तैसे निकलकर मैं अपराधी भाव से सिर झुकाकर जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धरती में गड़ जाने को मन चाह रहा था। तभी अपने कॉलेज की बैडमिंटन टीम के साथ खेलकर उछलती कूदती हाथ में रैकेट नचाती हुई सुनिधि ने घर में प्रवेश किया तो नीरज के माँ बाप उसकी बेबाक चंचलता, चुस्ती फुर्ती, केसर घुला दूध जैसा रंग देखकर अवाक रह गए। नीरज की माँ थोड़ी नम्र होकर बोली, हमें अपने घर की बहू बनाने के लिए जैसी लड़की की ज़रूरत है वे गुण तुम्हारी इस छोटी बेटी में मौजूद है। चाहो तो रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इसके लिए हमें दहेज की ज़रूरत ही नहीं है। अंधा क्या चाहे, दो आँख। मेरे घर वाले बिना दहेज के मन चाहे रिश्ते को हाथ से निकालने वाले नहीं थे। मेरी भावनाओं की चिंता किए बगैर सुनिधि का विवाह नीरज के साथ संपन्न कर दिया गया। मैं बगैर कोई श्रृंगार किए सादी साड़ी पहने हुई सुनी निगाहों से सुनिधि को दुल्हन बनते देखती रही। वह विदा होकर गई तो लगा जैसे मेरा संपूर्ण अस्तित्व भी उसके साथ जा चुका है। घर में मन ही नहीं लग पाया। फिर घर वालों के तीव्र प्रतिरोध के बावजूद मैंने दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और एक लड़कियों के हॉस्टल के एक कमरे में रहने लगी। माँ पापा के पत्र आते लिखते रहते, हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, बेटी का विवाह किए बगैर मर जाएंगे तो छाती पर पड़ा बोझ हमें मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देगा। परंतु मेरी दिलचस्पी अब शादी में नहीं रह गई थी। फिर मेरी जैसी काली कलूटी लड़की को अच्छा लड़का मिलता भी कहाँ से। क्या सो गई दीदी? भाभी के स्वर ने मुझे चौंकाया तो मैंने ख्यालों की दुनिया से निकलकर आंखें खोल दी। वे सब तो बैठक में ही सोफों पर पसर कर सोने लगे तो मैं तुम्हारे पास चली आई। यहाँ आराम तो मिलेगा। भाभी ने सिरहाने की ओर रखा तकिया अपनी ओर घसीटा। सुषमा भाभी बतलाती रही, सब ने योजना तैयार कर ली है कि अगर हम सुनिधि की मौत को सबूतों के अभाव में हत्या सिद्ध नहीं कर पाए तो आत्मघात जरूर सिद्ध कर देंगे। फिर जान देने के लिए प्रेरित करने वाले सास ससुर और पति के लिए कठोर सज़ा जरूर मिल जाएगी। मैं दुखी मन से देर तक सोचती रही। माँ पापा भैया भाभी नाहक ही लोगों के मन में अपनी धाक जमाने के लिए निर्दोष नीरज और उसके माँ बाप को अपराधी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। फिर मन की बात पचा ना पाने के कारण मैं सुबह नाश्ते की टेबल पर कही बैठी, आप लोग सुनिधि की मौत के साधारण दुर्घटना मानकर खामोश होकर क्यों नहीं बैठ जाते? अकारण बतंगड़ बनाकर मामले को उलझा क्यों रहे हैं? सब हैरानी से मेरा मुंह ताकते रह गए। मनोज भैया की आंखों में क्रोध उतर आया। तुम्हारा मतलब है हम कायरों की तरह मुंह छिपाकर भाग जाएं? तुम्हारे मन में अपनी बहन के प्रति क्या जरा भी हमदर्दी नहीं है? अगर इसे दुर्घटना भी मान लिया जाए तो सोचने की बात है कि नौकरों से भरे पूरे संपन्न घर में ये जानलेवा हादसा कैसे हो गया? क्या इस हादसे के लिए नीरज व उसके मम्मी पापा दोषी नहीं है? बहू की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की तो थी। शर्मिंदा होकर मैं चुप बैठ गई। अपनी बहन सुनिधि को मैं कम थोड़ी ही चाहती थी,
पर गुस्से से उमड़ते घर वालों को मैं किस प्रकार समझा सकती थी। उनकी नज़रों में निर्दोष नीरज व उसके निर्दोष माता पिता को सज़ा दिलवाना ही सुनिधि के प्रति सच्ची सहानुभूति व आत्मीयता थी। मुझे अपने ऊपर हैरानी थी। मैं नीरज व उस घर के प्रति मोह से क्यों बंधती जा रही हूँ। मेरे मन में नीरज व उस घर के प्रति आत्मीयता क्यों पनप रही है। क्या इसलिए कि यह सब कभी मेरा होने वाला था। मेरे मन में नीरज के वे शब्द भी घूम रहे थे जो वह जाने अनजाने में जब तक कह बैठा था। मेरे अविवाहित रह जाने व एकाकीपन के लिए वह खुद को जिम्मेदार समझकर पश्चाताप भरे स्वर में कह बैठता था, क्या गोरा रंग ही सब कुछ हुआ करता है। मेरे माता पिता ने तुम्हें ठुकराकर तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश मैं उस समय हिम्मत से काम लेता और उन्हें समझा पाता। अब रहने दो नीरज, कहने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम मेरी छोटी बहन सुनिधि के हो, सिर्फ सुनिधि के। मैं सिहर कर कह बैठती और नीरज के शब्द अंदर ही अंदर घुटकर रह जाते। उसकी आंखों से झांकती आत्मीयता मेरा सीने को चीर देती। एकांत मिलते ही मैं फूट फूट कर रो उठती। तब मेरे मन के कोने में सुनिधि के प्रति ईर्ष्या के भाव जाग जाते। सोचने लगती, काश मैं नीरज को उससे छीन लेने में सफल हो पाती। इसी मानसिक अशांति, ईर्ष्या व ऊहापोह से बचने के लिए मैं सुनिधि से दूर, बहुत दूर होती चली गई थी। मैं नीरज से भी बचने की बहुत कोशिश करती रहती। सुनिधि के रोम रोम में अलहड़ता व नासमझी भरी हुई थी। उसके रैकेट थामने वाले हाथ गृहस्थी की बागडोर नहीं संभाल पाए। उसकी दिलचस्पी किचन में बैठकर डिशेस बनाने में नहीं, बल्कि सच समझकर बाजारों, क्लबों में घूमने व अपने रूप की तारीफ सुनकर गर्वित होने में थी। उसे नीरज से भी लगाव नहीं था। वह नीरज की ओर से बेपरवाह बनी गृहस्थी को बंधन मानकर कुड़मुड़ाती रहती कि उसकी इच्छा तो सफल खिलाड़ी बनने की थी, किसी के घर की बहू बनने की नहीं। माँ पापा ने बेकार ही उसे शादी के बंधन में बांध दिया। जब कभी नौकर नौकरानी छुट्टी कर लेते तो सुनिधि को एक समय का भोजन बनाना भी भारी पड़ जाता। सब्जी काटती तो चाकू से उंगलियों में जख्म हो जाते। उबलती सब्जियों के भगोने हाथों से छूट पड़ते। खौलती चाय हाथ पैरों पर आ पड़ती। 2 बार उसकी लापरवाही से गैस सिलेंडर में आग लगते लगते बची थी। सुनिधि की नासमझी के लिए मेरे माँ पापा अधिक जिम्मेदार थे, जिन्होंने उसे गृहस्थी का काम सिखलाए बगैर उसकी शादी कर डाली थी। उसकी मौत का कारण उसकी नासमझी से लगी आग थी। पर मेरे माँ पापा को ये सब कौन समझा सकता था, जो बदले की भावना से अंधे हुए बैठे थे। थाने में, जेल में बंद नीरज, उसके माँ बाप, भोजन बनाने वाली मेड को पुलिस वालों ने कचहरी में जज के सामने पेश किया तो नीरज के ननिहाल वाले बौखला उठे। नीरज की मम्मी के दोनों भाई ऊंचे पद पर नौकरी करने वाले संपन्न सम्मानित अफसर थे। बहन को अपराधियों के कटघरे में खड़ी देखकर उनके चेहरों पर कालिमा छा गई। दोनों भाई बहन और जीजा जी की जमानत कराने हेतु हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, पर सफलता कोसों दूर थी। जन आक्रोश के डर से पुलिस वाले भी उन तीनों को अपराधी सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। ये सब देखकर दोनों भाई मेरे माँ पापा के सामने गिड़गिड़ा उठे। देखिए अग्रवाल जी, आपकी बेटी की मौत आपके लिए बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन हम भी कम दुखी नहीं हैं। होनी को कौन टाल सकता है। ये जानते हुए भी कि सुनिधि की मौत अपनी खुद की गलती से हुई है, आप बेकार में ही हमारे दीदी जीजा जी को अपराधी बना रहे हैं। मनोज भैया बिगड़ उठे। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कौन दोषी है इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। उन दोनों ने मेरे माँ बाप, भैया भाभी को काफ़ी ऊंच नीच समझाई, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। सभी को कानून के फैसले का इंतज़ार था, परंतु कोई फैसला ना हो सका। अदालत के शोरगुल, पुलिस वालों, वकीलों की भीड़ से बचने के लिए मैं एक कोने में सिमट कर आरू को छाती से चिपकाए
उसे संभालने के लिए कोशिश कर रही थी। अकस्मात किसी ने आकर कुछ कहा तो मैं चौंक कर आगंतुक की तरफ ताकने लगी। आगंतुक कुछ दूरी पर पुलिस से घिरे नीरज की ओर इशारा करके बोला, वे साहब आपको बुला रहे हैं। सशंकित मन से मैं नीरज की ओर बढ़ गई। वह आत्मीयता भरी नज़रों से मेरी ओर ताक रहा था। बोला, तुम्हें आरू को खिलाने की आदत नहीं है, इसे घर में सेवालाल के पास छोड़ आती। इतनी छोटी बच्ची बिना माँ के कैसे रह सकती है। मैं जल्दीबाजी में कह गई, फिर अपनी बात पर खुद ही झेप कर बोली, मैं माँ तो नहीं बन सकती, पर मौसी बनकर थोड़ी सी ममता तो दे सकती हूँ। मौसी भी तो माँ होती है। तुम्हें माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता दीप्ति। नीरज के शब्दों ने मुझे फिर से सिहरा दिया। मुझे लगा नीरज की नज़रें कह रही है, तुम अपना अधिकार ले सकती हो दीप्ति। पुलिस वालों से घिरे नीरज के मम्मी पापा मेरे पास आकर कहने लगे, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया था बेटी, हमें अपनी गलती की सज़ा मिल गई। पुलिस वाले अपनी गाड़ी में उन सबको बिठाकर चले गए। उन सबके दयनीय चेहरे देखकर मेरा मन दुख से भर उठा था। मैं देर तक सोचती रह गई। हम सब घर लौटे तो नीरज के दोनों मामा भी हमारे साथ चले आए। उन दोनों का उद्देश्य मेरे माँ बाप भैया भाभी को समझा बुझाकर केस ख़त्म करना था। देर तक गर्मा गर्मी होती रही। पापा मनोज भैया केस वापस लेने को तैयार नहीं हो पाए तो वे दोनों तैश में भरकर देख लेने की धमकी देने लगे। नीरज के बड़े मामा देवलाल जी आस्तीने चढ़ाकर गरजने लगे, तुम लोग अंधे कानून पर घमंड किए बैठे हो, पर सारा कानून तुम्हारे ही पक्ष में नहीं बोलेगा। थोड़ा बहुत हम भी कानून जानते हैं। हमारे वकील तुमसे अधिक जानदार हैं। हम तुम्हें उल्टा फंसाएंगे। सबूत मौजूद है। तुमने अपनी नाबालिग बेटी बालिग बताकर मेरे भांजे के गले से मर दी थी। उस अपराध में तुम सब जेल की हवा खाओगे। कौन कहता है मेरी बेटी नाबालिग थी? ये सबूत देखो। देवलाल जी ने कॉलेज की पढ़ाई के रिजल्ट की फ़ोटो स्टेट कॉपियाँ सबके सामने पटक दी। हम सब भौचक्के से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। पापा को पछतावा हुआ। नाहक ही उन्हें सुनिधि की उम्र स्कूल में दाखिले के वक्त 1.5 वर्ष कम लिखवाई थी, पर ये तो खानदान का रिवाज ठहरा। पापा के पापा ने भी उनके साथ यही किया था। पापा तो अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहे थे। नीरज के दोनों मामा सबकी ओर व्यंग से घूरते हुए विजयी मुद्रा में अकड़ते हुए चले गए। भैया की हालत हारे हुए जुआरी की भांति हो गई। पापा खिसियाकर कह उठे, कॉलेज के प्रमाण पत्र से क्या होता है? सबूत के तौर पर मेरे पास सुनिधि की जन्म पत्री मौजूद है। अदालत में जन्म पत्रियां नहीं, जन्म के प्रमाण पत्र चलते हैं। भैया ने बात काट दी, पर अब वर्षों बाद प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। वे भी लिखित सबूत मांगेंगे। तब क्या मेरी बेटी के हत्यारों को कुछ नहीं हो पाएगा? माँ ने निराशा भरी सांस ली। होगा क्यों नहीं, मैं किस लिए हूँ? भैया ने ताव से भरकर सीना ठोका। अगर वे अदालत से छूट भी गए तो मैं इस घर में आग लगवा दूंगा। आजकल किसी ट्रक वाले को 20-25 हज़ार रुपये देकर एक्सीडेंट करा देना मामूली बात है। मैं डर से कांप उठी। आंखों के सामने नीरज का पिचका हुआ स्कूटर खून से लथपथ बेजान जिस्म साकार हो उठा। लगा बदले की भावनाएं दोनों परिवारों को बर्बाद कर डालेगी। भैया नीरज की जान के दुश्मन बनेंगे और नीरज के मामा भैया की जान के। इस पारिवारिक दुश्मनी का अंत ना पता कहाँ कब व कैसे होगा। घर वालों को नन्ही सी आरू की भी चिंता नहीं। जी में आया भैया के सामने जाकर तनकर खड़ी हो जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि वे सच्चाई को स्वीकार करना सीखे। सुनिधि की नादानी का परिणाम दो परिवारों की दुश्मनी में ना बदलने दे, परंतु हिम्मत नहीं हो पाई। कल क्या उन्होंने कुछ कम सुनाया था? कहकर अपनी ही बेइज्जती करानी पड़ती। भैया सबको समझाते रहे कि कल कोर्ट में जज के सामने नीरज व उसके माँ बाप के खिलाफ क्या क्या कहना है, कौन से इल्ज़ाम लगाने हैं, कितने सबूत पेश करने हैं। माँ और पापा भैया की बातों को देर तक रटते रहे ताकि सब कुछ ठीक ठाक याद हो जाए और कोर्ट में उनका पलड़ा हल्का ना पड़े। लेकिन मैं हैरान थी। नीरज के खिलाफ अनगल विश्वमन
किस प्रकार से कर पाऊंगी? उस सीधे सच्चे निर्दोष इंसान पर मिथ्या दोषारोपण कैसे कर पाऊंगी? उसकी आत्मीयता स्नेह का यही बदला रह गया है मेरे पास। मैं कश्मकश के भारी दौर से गुजर रही थी। कोर्ट जाते समय भी मैं तनावग्रस्त थी व अपने आप पर संयम रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह वक्त मेरी अग्नि परीक्षा जैसा था। फिर लोगों की भारी भीड़ के बीच मेरे माँ बाप, भैया भाभी, नीरज व उसके माँ बाप के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाते रहे। भैया के वकील ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मेरा नाम लेकर पुकारा गया तो मेरे पैर दो दो मन के हो रहे थे। एक कदम बढ़ाना भी भारी लग रहा था। मैंने देखा, थोड़ी दूर खड़े भैया मेरी और आंखें फाड़े यूं घूर रहे थे जैसे कच्चा चबा डालेंगे। माँ, भाभी, पापा, सभी की नज़रों में एक ही भाव था कि मैं वही बोलूं जो कुछ भैया ने रटवाया है। फालतू का बोलकर उनका मामला न बिगाड़ूं। वकील फुसफुसाया, दीप्ति जी, आप कोर्ट को साफ साफ बतला दीजिए कि आपकी बहन सुनिधि को ससुराल में किस प्रकार से मारा पीटा जाता था। सता सता कर लड़की पैदा करने की सज़ा दी जाती थी। लड़का पैदा ना हुआ इस बात पर ताने उलाहने दिए जाते थे। नीरज को फंसाने के लिए वकील ने ये नया मुद्दा ढूंढा था। अच्छे भले इंसान पर इतने अधिक झूठे आरोप। मैं आपा खो बैठी। वकील साहब, आपको गलतफहमी है। नीरज ने कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं रखा। उसने कभी सुनिधि को नहीं सताया। वह एक अच्छा इंसान है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम रहेगी। सुनिधि अपनी नासमझी से घटना की शिकार हुई थी, क्योंकि उसे घर के काम करने की आदत नहीं थी। वह मायके में भी कई बार जली थी, कपड़ों में आग लगाई थी, सीढ़ियों पर फिसलकर हाथ पैर तोड़े थे, बिजली की स्त्री से चिपकी थी। पता नहीं मैं कब तक सच्चाई बोलती रही। जज के सामने काहे का डर? फैसला तो सच्चाई के रास्ते पर ही होता है। जब मेरा मुंह बंद हुआ तो सब हैरानी से घूर रहे थे। जज, वकील, पुलिस वाले, सभी की आंखों में विस्मय उतर आया था। मनोज भैया की आंखें क्रोध की अधिकता से लाल हो रही थी, जैसे घर जाते ही मेरा खून कर देंगे। मैं कटघरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ी तो माँ पापा दोनों मेरे नज़दीक आकर अनाप शनाप सुनाने लगे कि मैंने भावनाओं में बहकर भारी गलती कर डाली है, मुकदमे का रूप ही बिगाड़ डाला है। भाभी व्यंग कसने लगी, देख लिया तुम्हारा बहन प्रेम, तुम किसी की सगी नहीं हो। तुमने हमारे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं सच्चाई के राह पर थी। तभी मुझे अपनी पीठ पर किसी के हाथ के स्पर्श का आभास हुआ। देखा, नीरज था। उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से तरबतर थी। बोला, तुम कितनी महान हो दीप्ति, तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। रहने दो ये चापलूसी। मैं आगे बढ़ने लगी। तभी नीरज के मम्मी पापा भी आ गए। उन सब की जमानतें स्वीकृत हो चुकी थी। वे सब मेरी तारीफ के पुल बांधने लगे, बार बार कृतज्ञता प्रकट करने लगे। मैं सोच रही थी घर पहुंचकर माँ पापा, भैया भाभी से अपमानित भी तो होना पड़ेगा। नीरज के दोनों मामाओं ने मुझे अपनी कार में बिठा लिया। घर छोड़ने के लिए साथ आ गए। रास्ते भर दोनों मुझे सच बोलने के लिए शाबाशी देते रहे। माँ पापा, भैया भाभी किराए की टैक्सी लेकर घर आए और बगैर मुझसे कुछ बोले गुस्से से दंदनाते हुए अपना सामान उठाकर उसी टैक्सी में बैठकर स्टेशन चले गए। मैं भी अपना सामान बांधने लगी। मुझे भी हॉस्टल में वापस लौटना था। पराए घर में कब तक रह सकती थी? कुछ समय बाद नीरज, उसके मम्मी पापा, मेड, सेवालाल अन्य गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गए। उन सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। नीरज की मम्मी बोली, बेटी, तुमने हमारी इज्जत बचाई है। यह घर अब तुम्हारा ही है, तुम यहीं रहो। नहीं माँ जी, मैंने यह घर पाने के लालच में सच नहीं बोला है, बल्कि अपना फर्ज निभाया है। मैं किसी प्रकार नहीं रुकी तो नीरज मुझे कार में बिठाकर स्टेशन छोड़ गया। रास्ते भर मौन रहा, पर नीरज की भावपूर्ण आंखें बहुत कुछ कह रही थी। हफ्ते भर के अंदर नीरज के
मम्मी पापा दिल्ली जा पहुँचे। नीरज की माँ आंचल पसार कर बोली, मैं नीरज के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। इनकार करके मेरा दिल मत दुखाना। बेटियों का विवाह तो उनके माँ बाप तय करते हैं। आप लोगों को वहीं जाना चाहिए था। हम वहाँ हो आए हैं। वे लोग तैयार हैं, बस तुम्हारी स्वीकृति लेनी रह गई थी। मैं क्या बोलती, मेरा मौन ही मेरी स्वीकृति थी। जल्द ही मेरा व नीरज का विवाह संपन्न कर दिया गया। विदाई की बेला आने से पहले ही मैंने सुना, भाभी एक कोने में खड़े भैया से फुसफुसा रही थी, तुमने बेकार ही उन लोगों पर मुकदमा ठोका था। बेहतर रहता हम उन्हें सजा दिलवाने के नाम पर डरा धमका कर 5-10 लाख रुपए ऐंठ लेते। अब पछताने से क्या होता है। मनोज भैया ने ठंडी सांस ली। सोने की चिड़िया हमारे हाथ से निकल चुकी है। दीप्ति हमसे अधिक होशियार निकली। सच बोलकर बाजी मार ली। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भाभी भैया का लालच अभी भी खत्म नहीं हो पाया था। विवाह की प्रथम रात्रि में नीरज ने भारी स्वर में कहा, मैं अपराधी हूं, तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को चुन लिया था। ऐसा मत सोचो। मैंने शर्माते हुए हाथ नीरज के होठों पर रख दिया। सुनिधि तो मात्र हवा का एक झोंका थी। हम दोनों के बीच में आई और अपनी निशानी छोड़कर फुर्र से उड़ गई। मेरी आंखें भर आई थी। सुनिधि अपना सारा सुख वैभव मेरे लिए ही तो छोड़ गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।